अस्सलाम वालेकुम मेरे वकीलों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पीपीसी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। आज हमारे पास उसका चौथा लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास आर्टिकल 16 आता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हमें एक इजाजत मिली है, वो ये है कि हम पीसफुल तरीके से, अमन वाले तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, सारे बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि प्रोटेस्ट होते हैं उसमें सारे पीसफुल तरीके से अपनी जो भी उनकी राय है उसको अपनी गवर्नमेंट के सामने, अपनी हुकूमत के सामने पेश करते हैं। ये जो पीसफुल गैदरिंग है इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि नो वायलेशन एंड नो वेपन्स। मतलब कि किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं होगी जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो या पब्लिक पीस खराब हो, या फिर कोई वेपन यूज नहीं कर सकते, इवन के साथ भी लेके जाने की इजाजत नहीं होती। तो फिर ये एक पीसफुल गैदरिंग बनती है। इसके साथ ही साथ जो और लॉ ने इंपोज की होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि कुछ टाइम में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है कि आपने साथ में किसी तरह की कोई चाकू वगैरह या छुरी वगैरह लेके नहीं जानी। अगर आप वो लेके चले जाते हैं तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन की वॉयलेशन है। और अगर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि वॉयलेशन की जाती है या किसी तरह का वेपन साथ लेके जाया जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर ये वाली जो गैदरिंग होगी इसमें 5 लोग हो या 5 से ज्यादा हो तो ये अनलॉफुल असेंबली बनती है। इंट्रोडक्शन में ही नीचे कुछ हाईलाइटेड एरिया है जहां पर हमने 2 पॉइंट्स और ऐड करने हैं, एक पीसफुल असेंबली और दूसरी लीगल रिस्ट्रिक्शंस। उसमें यही चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। पीसफुल असेंबली क्या होती है, जिसमें वॉयलेशन नहीं होती, वेपन्स यूज नहीं होते, और अगर कोई लीगल प्रोसीजर वहां पे इंप्लीमेंट हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है, तो दूसरे पॉइंट में वही लिखा है कि उसको भी फॉलो करना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं जो कि है रेलेवेंट प्रोविजंस एंड मीनिंग। इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस की बात करें कि कौन से सेक्शंस इससे डील करते हैं। सेक्शन 141, 142, 143, 144 एंड 149 जो है ये अनलॉफुल असेंबली से डील करता है। उसके बाद हमारे पास इसका मीनिंग आता है। मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ 5 or more persons who intend either to commit a violent crime or to carry out some act lawful or unlawful that will constitute a breach of peace। इसमें दो चीजें हमें कही गई हैं। सबसे पहले कि एक वायलेंट एक्ट हो, यानी कि कोई इलीगल एक्ट हो, यानी कि वहां पर कोई बम धमाका करने की कोशिश की जाए या वेपन लेके जाने की कोशिश की जाए या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की जाए, तो इसमें अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। या फिर दूसरे नंबर पे कोई लॉफुल एक्ट हो या कोई अनलॉफुल एक्ट हो और उससे जो पब्लिक पीस है उसकी ब्रीच हो, यानी कि वो खत्म हो या टूटे, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली की एक एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन अगर एक दफा देखी जाए तो काफी लेंथी और डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दी है। इसके 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है, असेंबली ऑफ 5 or more people becomes an unlawful assembly if gather with कॉमन पर्पस। उनमें एक कॉमन पर्पस होता है, यानी कि ये वाले जिनमें पर्पसेस होते हैं, नीचे दिए गए 5 पर्पसेस होते हैं, इनमें से कोई भी होगा तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। लेकिन उसमें 5 या 5 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए। अगर वो इससे कम होते हैं तो कुछ और पनिशमेंट्स उन पे इंपोज होंगी, लेकिन अगर वो 5 है या 5 से ज्यादा है, यानी कि एक मॉब की शक्ल में है, तो फिर ही अनलॉफुल असेंबली लगती है। तो अब पहली कंडीशन क्या है जो कि पूरी होगी तो अनलॉफुल असेंबली होगी। यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और थ्रेट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू इंटीमेट, यानी थ्रेटन करने के लिए किनको, एक फेडरल गवर्नमेंट को थ्रेटन करने के लिए हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को थ्रेटन करने के लिए हो सकता है, या लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाला है, जैसे कि प्रोविंशियल लेवल पे एमपीज बनाते हैं और फेडरल लेवल पे एमएनएस बनाते हैं, तो इनको किसी तरह से थ्रेट करने की कोशिश की जाए, या एनी पब्लिक सर्वेंट हु इज लॉफुली एक्सरसाइजिंग देयर पावर। यहाँ पे मतलब ये कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो और वो अपना काम कर रहा हो और उसको किसी तरह से थ्रेट किया जाए। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करें एक वार्डन है जो कि सिग्नल पे खड़ा हुआ है और वो अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है यानी कि चालान काटना। जो सिग्नल को ब्रेक करेगा वो उसका चालान काटेगा। अब 5 या 5 से ज्यादा लोग जाके उसको धमकी लगाते हैं कि अगर चालान काटा तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे या वो कर देंगे, और उनके पास वेपन हो या फिर वो
सिर्फ अपने वर्ड से ही वायलेशन इख्तियार करें तो यहाँ पर ये अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि कब अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर हो सकती है, टू रेजिस्ट द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। मतलब कि कुछ लीगल प्रोसेस इंपोज किया गया है लेकिन उसकी वायलेशन की जा रही है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा कौन कर रहे हैं, 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली होगी। तीसरी कंडीशन आती है टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस। किसी तरह का भी ऑफेंस किया जाता है, जैसे कि मिसचीफ की जाती है यानी फ्रॉड वगैरह किसी तरह से किया जाता है, या धमकाया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है यानी जिस प्रॉपर्टी की रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है उस पे जाया जाता है। किसी के घर में क्रिमिनल ट्रेसपास वैसे तो होता है किसी के घर में घुसा जाता है, तो उसमें अगर 5 लोग या 5 से ज्यादा हो तो ये भी अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर होगी। उसके बाद चौथी कंडीशन हमारे पास ये आती है यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और थ्रेट ऑफ क्रिमिनल फोर्स। मतलब कि एक्चुअल में किसी को थ्रेट किया जाए या फोर्स यूज की जाए, सिर्फ अपने वर्ड से कहा जाए, जो पर्सन ये दो वाले काम कर रहे हैं उनको थ्रेट किया जाए, यानी कि टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोई अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन ले रहा है या ले चुका है तो उसको थ्रेट करना। या फिर दूसरे नंबर पे एनफोर्स एनी राइट ऑफ सपोज्ड राइट, मतलब कि जिसका कोई राइट है उसको वायलेट करने के लिए किसी तरह की थ्रेट करना। या इन दोनों की कंडीशंस की ऑपोजिट भी हो सकता है कि किसी जमीन का कब्जा लेने की कोशिश करना थ्रेट के जरिए से, या फिर कोई ऐसा राइट यूज करना जो कि आपका एक्चुअल राइट ना हो और उसके लिए फोर्स यूज करना, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली में आता है। और लास्ट पे पांचवी कंडीशन इसकी डेफिनेशन की हमारे पास ये आती है कि अगर किसी बंदे को ऐसे काम के लिए उकसाया जाए, कंपेल किया जाए, फोर्स किया जाए कि वो ये वाला काम करे जो कि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है उस काम को करने का, तो यहाँ पर भी अनलॉफुल असेंबली बनती है अगर वहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग दे आर लीगली एंटाइटल्ड टू डू। मतलब कि किसी पर्सन को कंपेल करना, उसे फोर्स करना कि ये वाला एक्ट तुमने नहीं करना, जबकि लॉ उसे इजाजत देता है कि वो ये वाला एक्ट कर सकता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, जो कि हमारे पास 5 पॉइंट्स आते हैं। इसको अगर सम अप करें तो सिंपल वर्ड्स में एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मुकम्मल डेफिनेशन लिखें। अब सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है, उसमें यही है, इफ 5 और मोर पीपल गैदर विल एनी ऑफ दीज इंटेंशंस लाइक यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ फोर्स यूज करें, रेजिस्टिंग द लॉ, लॉ को रेजिस्ट करें यानी उसे इंप्लीमेंट होने से रोकें, कमिटिंग क्राइम्स या फिर क्राइम्स कमिट करें 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके, टेकिंग प्रॉपर्टी फोर्सफुली, किसी की प्रॉपर्टी को फोर्सफुली वो हासिल करने की कोशिश करें, और फोर्सिंग पीपल टू डू थिंग्स अनलॉफुली, मतलब कि लोगों को फोर्स करें कि वो अनलॉफुल जो भी एक्टिविटी है उसको कमिट करें, देन इट्स कंसीडर्ड एन अनलॉफुल असेंबली, तो फिर ये एक अनलॉफुल असेंबली बनेगी। उसके बाद हमारे पास इसके एसेंशियल्स आते हैं जो कि होना जरूरी है, तभी अनलॉफुल असेंबली मुकम्मल होगी। सबसे पहले नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड, 5 या 5 से ज्यादा लोग इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। इससे अगर कम होंगे तो फिर अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी, कोई और सेक्शन इस पे इंपोज होगा। दूसरे नंबर पे कॉमन ऑब्जेक्ट हो, मतलब सबका मकसद एक हो। अगर कोई मॉब जा रहा है उसमें उनका अनलॉफुल असेंबली भी है और उनका मकसद भी है यही कि लॉ को रिफ्रेन करना है या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लाना है, या पीपल किसी भी तरह के जो पीपल हैं उनके लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है या उनसे कुछ सर्टेन एक्ट करवाना है, तो ये सबका एक मकसद होना चाहिए। जिसका ये मकसद नहीं वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई अनलॉफुल चीज होनी चाहिए। उसके बाद चौथा एसेंशियल हमारे पास आता है मेयर प्रेजेंस नॉट इनफ, मतलब कि सिर्फ एक शख्स की किसी मॉब में प्रेजेंस ये साबित नहीं करती कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ लोग पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं। अब जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं वो तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, लेकिन एक पर्सन जो उसी में खड़ा है लेकिन थोड़ा साइड पे होकर खड़ा हुआ है, लेकिन वो मॉब का हिस्सा है लेकिन वो पत्थर नहीं फेंक रहा, तो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट वो वाला नहीं है जो बाकी सबका है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है हु विल कंसीडर द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली,
कौन सा पर्सन जो होगा वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा। ये वाली जो दो कंडीशंस हैं, ये अगर कोई भी पर्सन फुलफिल करता है तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बन जाता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये सेक्शन 42 में बताया गया कि अगर ये वाली दो कंडीशंस फुलफिल करता है तो फिर वो मेंबर बनेगा। अवेयरनेस ऑफ अनलॉफुलनेस, मतलब कि अनलॉफुल असेंबली में कोई एक पर्सन खड़ा है, उसे मुकम्मल नॉलेज है, फैक्ट्स का पता है कि ये किस बेस पे, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पे, एक पर्सन को ये मुकम्मल पता है कि ये किस वजह से फेंक रहे हैं और फिर भी उसी का हिस्सा रहता है, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कंसीडर होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग मेंबरशिप, यानी एक पर्सन को मुकम्मल नॉलेज है, उसको फैक्ट्स का पता चल गया है और वो फिर भी उस जो अनलॉफुल असेंबली है उसका पार्ट बन के रहता है वहीं पर, तो ये भी कंसीडर होगा मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का। उसके बाद हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, यानी 5 ऐसे मकसद जो किसी भी मॉब में होंगे, किसी भी 5 या 5 से ज्यादा गैदरिंग में होंगे तो वो अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ फोर्स टू स्केयर इट्स एडवर्सरी, यानी कि जो लोग आपको रोक रहे हो, एडवर्सरी हो, जैसे कि पुलिस थी और एक मॉब था, पुलिस वहां पे एडवर्सरी हुई, तो उनको स्केयर करने की, उनको डराने की, थ्रेटन करने की अगर कोई मॉब कोशिश करता है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे तो फिर ये अनलॉफुल असेंबली होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट आता है रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, मतलब कि कोई कानून पास हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन में कोई रेजिस्ट करे, उसे रोके। फर्ज करें कल एक लॉ पास हो जाता है जिसमें हुकूमत ये कहती है कि तमाम जो औरतें हैं वो कल से बुर्का पहनेंगी, वो पर्दा करके बाहर निकलेंगी अपने घरों से, तो अब वहां पर जो कुछ औरतें निकलेंगी और इसकी खिलाफ वर्जी करेंगी कि हमने तो ऐसा नहीं करना, मेरा लिबास मेरी मर्जी, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होगी तो ये अनलॉफुल असेंबली में आएगी। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है कमीशन ऑफ एनी मिसचीफ, ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। ये सारा कुछ वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है। तो अगर किसी तरह का भी कोई हार्म, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मिसचीफ करता है, या किसी तरह का कोई ट्रेस पास करता है, किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है, या इसी तरह का कोई भी और ऑफेंस करता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव उसी का है जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आता है टू टेक, ऑब्टेन और डिप्राइव पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय क्रिमिनल फोर्स, मतलब कि किसी की कोई जमीन वगैरह है, जैसे हमने डेफिनेशन का चौथा पार्ट पढ़ा था उसमें यही था कि किसी की जमीन वगैरह है और थ्रेटनिंग के तरीके से, फोर्सफुली तरीके से उसको अगर पोजेशन करने की, उसको पोजेस करने की कोशिश करता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है, ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली में आएगा। और पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है टू कंपेल एनी पर्सन टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग फॉर विच ही हैज नो अथॉरिटी, मतलब कि किसी पर्सन को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाए जो लॉ उसे इजाजत नहीं देता, और अगर किसी पर्सन को कुछ ऐसा ना करने को कहा जाए जो लॉ उसे इजाजत देता है, तो इन दोनों कंडीशंस में अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर होगी। और लास्ट पे हम बात करते हैं इसकी पनिशमेंट के बारे में, जो कि डील करती है सेक्शन 144। सबसे पहले पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने की पनिशमेंट क्या है, तो इसमें 6 मंथ की जेल है और इसके साथ मॉनिटरी पेमेंट भी हो सकती है, यानी कि फाइन वगैरह भी हो सकता है, या दोनों इंपोज किए जा सकते हैं। सेक्शन 144 में ही दूसरी पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली, मतलब एक तो उसका मेंबर है, दूसरा ज्वाइन करने की पनिशमेंट कौन सी है, जिसमें एक बंदा जो है वो ज्वाइन करके रखता है। इम्प्रिजनमेंट है इसमें 2 साल की, उसमें 6 मंथ थी, इसमें 2 साल की पनिशमेंट है और साथ में फाइन है, या दोनों भी इंपोज हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 145 आता है जिसमें यही कहा गया कि उस पर्सन को मुकम्मल फैक्ट्स का पता है लेकिन वो कंटिन्यू उसको ज्वाइन करके रखता है या फिर उसका मेंबर बनता है, तो उसमें यही कहा गया है कि उसकी जो पनिशमेंट होगी वो भी 2 साल होगी और साथ में फाइन होगा, और या फिर ये दोनों भी इंपोज हो सकती हैं। और लास्ट पे सेक्शन 149 कहता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली वाइकेरियसली लायबल। वाइकेरियस का अगर आपको नहीं पता तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वाइकेरियस का मतलब होता है, फर्ज करें आपके पास एक कार है जो आपकी अपनी है और आप उसे रेंट पे दे देते हैं किसी और पर्सन को कि वो ड्राइव करे,
और जितनी भी पेमेंट आएगी आप दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो अब वो वाला पर्सन जो है वो अगर किसी का एक्सीडेंट करता है तो उस पे एफआईआर नहीं कटेगी बल्कि आप पे कटेगी। इसे हम कहते हैं वाइकेरियसली लायबल फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय द असेंबली। इसमें वो यही कह रहा है कि अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर कोई भी एक्ट करता है, अनलॉफुल एक्ट करता है, तो उसकी पनिशमेंट बाकी के मेंबर्स को भी मिलेगी और सेम टू सेम मिलेगी। तो इसमें पनिशमेंट इस वजह से नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एक्ट करता है। अगर वो वेपन को यूज करता है तो कोई और पनिशमेंट होगी, अगर वो किसी को थ्रेटन करता है तो कोई और पनिशमेंट होगी। इस तरह से डिफरेंट पनिशमेंट्स जो है वो सब पे इम्पोज होंगी। अगर कोई एक पर्सन भी ये सब कुछ करता है और सारे मोब में है, और अगर सारे करते हैं और कोई एक नहीं करता, तो भी जो पनिशमेंट है वो सबके लिए सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीक में एक दिन वहां पे आता हूं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ से हो चाहे वो थ्योरेटिकल लाइफ से हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।